आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है बाष्प दाब में अवनमन क्या है। राउल्ट नियम की सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय के अणु द्रव्यमान की गणना हेतु व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि बाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। ठीक है, तो बाष्प दाब दोस्तों क्या होता है, जैसे हमने क्या करा, ये कोई पात्र ले लिया, इसमें क्या करा है, हमने कोई द्रव भर दिया है। ठीक है, जैसे ये कोई द्रव भर दिया है, तब हमें पता है जो द्रव होता है वो दोस्तों सामान्यतः क्या होता है, धीरे धीरे करके बाष्पित होता रहता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे गिलास में थोड़ा सा पानी लिया आपने, कुछ दिनों के लिए गिलास को ऐसे ही रख देंगे तो पानी जो है अपने आप बाष्पित हो जाएगा, उसकी मात्रा खत्म हो जाएगी अपने आप। तो ये दोस्तों क्या होता है, द्रव जो होता है, कोई भी द्रव है वो धीरे धीरे अपने आप बाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तो जब हमने यहाँ पात्र लिया, ऊपर से इसको ढक दिया है, इसमें क्या करा है, हमने द्रव ले लिया है, और इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो द्रव है ये बाष्पित हो जाएगा। बाष्पित होगा तो यहाँ पे इसकी बाष्प क्या होगी, एकत्रित होंगी, कुछ ना कुछ बाष्प यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगी। ये बाष्प, ये जो द्रव है, इसके ऊपर जो भी दाब आरोपित करेंगी ये बाष्प है, इस बाष्प को इस बाष्प द्वारा जो दाब आरोपित होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, इस द्रव का बाष्प दाब कह देंगे। अब दोस्तों बाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, जब भी किसी बाष्पशील विलायक, चूंकि ये विलायक, ये जो हमारा पदार्थ है ये क्या है, विलायक मान लिया है। ठीक है, जो भी, जैसे जल हमने ले लिया तो जल को हम विलायक कह देंगे। अब चूंकि ऐसा विलायक जो कि बाष्प अवस्था में परिवर्तित हो सके, मतलब ऐसा विलायक होना चाहिए जो कि बाष्पित हो सके, तो वह जब भी किसी बाष्पशील विलायक में एक अबाष्पशील विलेय पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जो बाष्पित नहीं हो, ठीक है, उस पदार्थ को हम विलेय के रूप में मिलाएं, विलेय के रूप में मिलाएंगे, तब क्या होगा दोस्तों, जो हमारा ये जो विलायक था इसका बाष्प दाब कम हो जाएगा, बाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो बाष्प दाब में जो जो भी कमी आती है उसको हम क्या कहते हैं, बाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसको यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा है, जब भी किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तब विलायक के बाष्प दाब में कमी आती है। विलायक के बाष्प दाब में आने वाली इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, बाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब दोस्तों मान लिया जैसे हमारा जो विलायक पदार्थ है, ठीक है, जो विलायक है इसका शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब क्या है, पी नॉट है, और जब हमने क्या करा, इस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, उसके बाद दोस्तों हमने ये जो विलयन बना इसका बाष्प दाब देखा, तो अब दोस्तों जो हमारा विलायक है इसका बाष्प दाब क्या हो गया, पी हो गया। तो कमी, जो बाष्प दाब में कितनी कमी हुई, पी नॉट माइनस पी, ये दोस्तों कमी हुई, और बाष्प दाब में इसी को हम क्या कह देते हैं, बाष्प दाब में अवनमन कह देते हैं। अब दोस्तों चूंकि जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है वो बाष्पित तो नहीं होगा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या होगा, जैसे इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो वो क्या होगा, यहाँ एकत्रित हो जाएगा, क्योंकि वो तो बाष्प में नहीं बदल रहा है। बाष्प में क्या बदल रहा है, जो हमारा विलायक है वह केवल बाष्प में बदल रहा है। तो बाष्प दाब में अवनमन किसके हुआ, यहाँ पे विलायक के बाष्प दाब में अवनमन हुआ, ठीक है, जो कि बाष्पित होगा। तो यहाँ पे बाष्प दाब में अवनमन आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं बाष्प दाब में अवनमन, और ये क्या है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, राउल्ट राउल्ट नियम की सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय के अणु द्रव्यमान की गणना हेतु व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। अवाष्पशील विलेय का अणु भार, हमें अणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो इसके लिए दोस्तों व्यंजक हम यहाँ पे लिख रहे हैं। राउल्ट ने दोस्तों बाष्प दाब के संबंध में एक सूत्र दिया। ठीक है, बाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन उन्होंने बताया, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट, ये इसे कहते हैं बाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, और ये बराबर होता है, उन्होंने बताया, एक्स विलेय, अर्थात जो हमारा विलेय पदार्थ है उसके मोल प्रभाज के, विलयन बनाने के लिए हमने जो यहाँ पे आवास जो भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ यहाँ मिलाया उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये उन्होंने दोस्तों दिया था नियम। अब इससे आगे दोस्तों हम इसको हल करेंगे और इसकी सहायता से अणुभार ज्ञात करेंगे अवाष्पशील विलेय पदार्थ का। किस प्रकार ज्ञात करेंगे दोस्तों, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट। अब ये दोस्तों हमने बताया जो विलेय पदार्थ है इसका मोल प्रभाज है। अब मान लिया दोस्तों जो विलेय पदार्थ हमने अवाष्पशील विलेय घोला था
विलायक में इसके मोलों की संख्या स्मॉल n है, जबकि जो विलायक है इसके मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो अब मोल प्रभाज को हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस n। विलेय के मोल प्रभाज को इस प्रकार लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पे यदि अत्यंत जो विलयन बन रहा है वो बहुत ही तनु है, मतलब बहुत ही तनु मतलब बहुत ही पतला विलयन है, तब तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। बहुत ही तनु विलयन है उसके लिए ये होगा। और अगर गाढ़ा विलयन है तब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आ रहे हैं मोल प्रभाज, ठीक है, मोलों की संख्या और ये मोल प्रभाज। तो गाढ़े विलयन के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे सभी मान रखेंगे, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट बराबर। अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणु भार m डैश बटे कैपिटल N। दोस्तों ये विलायक के मोलों की संख्या है, तो विलायक का ग्राम में भार बटे विलायक का अणु भार m प्लस स्मॉल n स्मॉल w बटे m डैश। तो यहाँ पे दोस्तों m डैश जो है वो हमारा क्या है, जो विलायक जो हमारा विलेय पदार्थ है उसका अणुभार है। और इस सूत्र की सहायता से हम m डैश का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे इस समीकरण से। ये दोस्तों कब है, जब विलयन तनु नहीं है। और अगर दोस्तों विलयन तनु है, तनु विलयनों के लिए क्या हो जाएगा, n प्लस n। यहाँ पे तनु विलयनों के लिए ये हम लिख दे रहे हैं, तनु विलयन के लिए, विलयन के लिए तनु विलयन के लिए अगर विलयन बहुत ही पतला है तब क्या होगा, तब दोस्तों यहाँ पे n प्लस कैपिटल N ये जो दे रखा है मोल प्रभाज के जो पद है इसमें, ये बराबर हो जाएगा कैपिटल N के। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या करा, n बटे कैपिटल N लिख दिया। अब दोस्तों पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट, अब सभी मान रख रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल n क्या है, हमारा जो विलेय पदार्थ है उसका मोल प्रभाज है, तो इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल W बटे m डैश, और इसको भाग कर दें किससे, यहाँ पे कैपिटल W बटे m इससे। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हैं यहाँ पे। अब इसको पूरी तरीके से व्यवस्थित करेंगे, पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल w गुणा कैपिटल M बटे m डैश गुणा कैपिटल W। और हमें क्या ज्ञात करना है, m डैश जो कि हमारा विलेय पदार्थ का अणुभार है। तो m डैश बराबर क्या आ जाएगा, m डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल w कैपिटल M बटे कैपिटल W गुणा बाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन अर्थात पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट। ठीक है, तो इस समीकरण की सहायता से दोस्तों आप देखेंगे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो हमने अवाष्यशील विलेय पदार्थ घोला था उसका अणुभार m डैश का मान हम इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।